बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो यहाँ पे welcome to everyone. Today we are going to study about reproduction in plant. Okay, in this chapter we will study that how plant reproduce, कैसे जो plant है वो reproduce करते हैं। तो before knowing that we have to just know that what is reproduction first. Okay, देखिए रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म अपना यंग वन प्रोड्यूस करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर में ये कह रहा है कि अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, हमारे चारों तरफ हमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे और प्लांट्स जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अगर देखा जाए अर्थ पे, तो क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमें मतलब हमारे को ब्रीथ करने में मदद करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज ऑल्सो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स जो है वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन का क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, क्योंकि हम प्लांट का पढ़ रहे हैं, प्लांट प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, उसके बाद प्लांट दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, एक नेचुरल रिप्रोडक्शन और एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। सो प्लांट नेचुरल रिप्रोड्यूस करता है कुछ मेथड्स के थ्रू, जैसे कि सीड्स के थ्रू या कुछ अपने अलग अलग पार्ट्स के थ्रू। तो पहला है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। ओके, तो ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। सीड्स यानी कि जो फ्रूट्स के अंदर हमें मिलता है बीज जिसको कहते हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर आपको एक बीज मिलता है, कुछ फ्रूट्स के अंदर आपको एक से ज़्यादा बीज मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एनिमल उसको खाया और कोई फ्रूट्स को और फिर सीड को कहीं पे फेंक दिया तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। कुछ सीड्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ सीड्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। तो कुछ सीड्स अच्छे प्लांट्स में डेवलप कर पाते हैं और कुछ सीड्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये हुआ सीड्स के बारे में, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। और सीड को जर्मिनेट करना होता है। जर्मिनेट मीन्स अंकुरना होता है और नए प्लांट ग्रो करने होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें कि सीड को हम सुटेबल कंडीशन दे के उसको ग्रो कराना शुरू करते हैं, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि व्हेन सीड्स गेट favorable condition then it starts to grow and this is called germination. okay, and यहाँ पे सीड को क्या राइट कंडीशन चाहिए जिससे वो जर्मिनेट करेगा? तो सीड्स को राइट कंडीशन क्या चाहिए? वो वार्मथ, सुटेबल वार्मथ, यानी सन से जो सुटेबल वार्मथ मिले, गर्माहट मिले, वो वाटर, एयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए राइट अमाउंट में, तो सीड ग्रो करेगा, सीड जर्मिनेट करना शुरू करेगा। तो होता क्या है, जब सीड कभी आके नीचे सॉइल वगैरह पे गिर गया तो वहाँ पे जो भी वाटर, मतलब मिट्टी में सपोज़ करो आपने एक सीड बोया, तो पानी जो भी मिट्टी में प्रेजेंट है वो सीड को क्या करता है, हल्का फुलाता है। जब सीड फूलता है तो उसका जो बाहर का जो कोट है, सीड कोट, वो सॉफ्ट होके निकल जाता है। और जब वो सीड कोट निकल जाता है और सन के थ्रू सनलाइट मिलता है जब सीड्स को, तो अंदर जो बेबी प्लांट है वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि वाटर मिल रहा है, वार्मथ मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू करता है। और फिर सीड कोट जो है वो टूटता है और अंदर से एक छोटा सा पौधा बाहर निकल के आता है, जिसको कि हम कहते हैं, वो यंग प्लांट जो कि बीज से ग्रो करके आया है उसको हम सीडलिंग कहते हैं। फिर सीडलिंग का जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम रेडिकल कहते हैं, जो मैंने बताया था पिछले अभी डायग्राम में, तो रेडिकल जो है वो आगे चल के रूट्स में डेवलप कर जाता है और ऊपर जो प्लूम्यूल पार्ट था वो आगे चल के आपका शूट्स में डेवलप कर जाता है। ओके, जैसा कि हम यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। ओके, मीन्स सीड से तो भी हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब एक सीड से न्यू प्लांट कैसे राइज होता है। अब हमारा नेक्स्ट देखना है कि कैसे अलग अलग प्लांट्स के पार्ट से हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, मतलब नेचुरली ये ग्रो होता है। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो सीड के अलावा प्लांट के अलग अलग पार्ट से ग्रो करते हैं, जैसे रूट से, स्टेम से, लीफ से। और इस तरीके के रिप्रोडक्शन जो सीड्स के अलावा प्लांट के अलग अलग पार्ट से होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं।
एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि न्यू प्लांट अराइज हो रहा है बट नॉट फ्रॉम द सीड, सीड्स को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट्स हैं, या तो स्टेम, ब्रांच, लीफ, इन सारी चीज़ों से, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि फ्रॉम रूट्स, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट से डेवलप करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बीट रूट हो गया, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारे के सारे रूट से डेवलप करते हैं, जड़ से डेवलप करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तना से, स्टेम से डेवलप करते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो स्टेम से डेवलप करते हैं। उसके बाद जनरली आपने देखा होगा पोटैटो में छोटा छोटा बड होता है, वहाँ वो अगर मिट्टी में डाल दोगे तो वहाँ से न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। फिर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि लीफ से अराइज होते हैं, लीफ से ग्रो करते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम, वो पत्ते से ही एक नया पत्ता रिलीज उगता है उसमें, और नया पौधा उधर से अराइज होता है। अब यहाँ है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि नेचुरल नहीं हो रहा है, ह्यूमन उसको करा रहे हैं, हम सभी उसको करा रहे हैं, मीन्स मैन मेड मेथड्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा हो प्लांट्स में, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। उसमें पहला है स्टेम कटिंग। हम देखना घर में कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके स्टेम को कट करके हम लगाते हैं और नया प्लांट लग जाता है, जैसे रोज़ में देखा होगा एक डंडी, उसका जो एक टहनी है, ब्रांच, उसको कट करके लगा दोगे स्टेम को, तो फिर उससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, तो उसको स्टेम कटिंग मेथड कहते हैं। जैसे रोज़ हो गया इसका एग्जांपल, शुगर केन इस मेथड से ग्रो करता है। फिर है लेयरिंग। इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में एक प्लांट का एक पार्ट को मिट्टी से कांटेक्ट में लाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल के और उससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। सो एक बार और रिविजन कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें मैन मेड मेथड्स के थ्रू हम प्लांट को रिप्रोड्यूस कराते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल्स, जिसमें फर्स्ट था स्टेम कटिंग, जिसमें कि क्या होता है, जो भी फार्मर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो प्लांट के स्टेम को कट करके न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। फिर लेयरिंग मेथड था, जिसमें प्लांट का एक स्टेम को मिट्टी के कांटेक्ट में लाके फिर वहाँ जड़ डेवलप कर जाता है, उससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। फिर ग्राफ्टिंग एक मेथड था, जिसमें अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स को हम साथ में जॉइन करके एक नया प्लांट बनाते हैं। तो ये 3 मेथड्स थे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड। ओके, तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ये हमने पढ़ा। हर सीड्स को ग्रो करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ सिचुएशन होना चाहिए, मीन्स इनफ अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, वार्मथ, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी सीड जो है वो ग्रो कर पाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड स्प्रेड होता है लार्ज डिस्टेंस तक, किसी भी मेथड के थ्रू, किसी भी एजेंट्स के थ्रू सीड बिखरता है, कहीं दूसरी जगह जाता है। अब खुद से तो जाएगा नहीं, कोई ना कोई एजेंट होगा जिसके थ्रू ये जाएगा, कोई ना कोई मीडिएटर होगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड्स लार्ज डिस्टेंस तक स्प्रेड होता है, उसको हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स ओवर लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। कौन कौन से एजेंट्स हैं जो सीड को डिस्पर्स करेंगे? मीन्स खुद से तो सीड उड़ के इधर से उधर जाएगा नहीं, तो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि डिस्पर्स करते हैं? तो विंड है, मतलब हवा के थ्रू उड़ते हैं, वाटर के थ्रू, या तो फिर वो बह के निकल जाएंगे, या कभी कोई फल लेके जा रहा है और गिर गया, फट गया, तो फिर उससे भी सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये कुछ स्पेशल एजेंट्स हैं जिसके थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। तो इफ़ एनीबॉडी विल आस्क टू यू दैट what are the agents that required for the dispersal of seed, then what you have to reply is wind, water and explosion of fruit, and insects, animals भी हो सकते हैं। अब जैसे सीड्स हैं, यहाँ पे डैंडलियन दिया हुआ है आपके बुक में, डैंडलियन, मिल्कवीड, कॉटन, ये सब प्लांट्स के जो बीज होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। आपने देखा होगा एक पंख उड़ता है, उसमें छोटे से बीज लगा हुआ होता है, तो वो बहुत हल्का लाइट वेटेड सीड होता है, तो वो हवा में उड़ने लगता है और उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और फिर वहाँ पे अगर उसको सुटेबल कंडीशन मिलता है तो वो ग्रो कर जाता है। उसी तरीके से कुछ ऐसे सीड्स हैं जैसे कि कोकोनट केस, ठीक है, जिनकी आउटर कवरिंग फाइब्रिश होती है, बिल्कुल हार्ड टफ होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पानी में डूबा, पानी में तैरते 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 चला जाता है, और जहाँ उसको सुटेबल कंडीशन मिला वहाँ पे वो ग्रो कर जाता है। कुछ सीड्स हैं जिसके बाहर कांटे जैसा, हुक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है,
और आपने देखा होगा कई बार आपके कपड़े पे चिपक जाता है, जल्दी छूटता नहीं है, या फिर जानवरों के पीठ पे चिपका हुआ होता है। तो वैसे कुछ सीड्स होते हैं जो ह्यूमन या फिर एनिमल्स के बॉडी पे चिपक के और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और अगर उनको सूटेबल कंडीशन मिल जाता है तो फिर वो वहाँ जाके ग्रो कर जाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनके स्मेल बहुत ही खूबसूरत, फ्रेगनेंस बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होकर जब इंसेक्ट वहाँ बैठते हैं तो उनके जो पॉलन ग्रेन है, उनका जो सीड है वो चिपक जाता है उनकी बॉडी से, और वो फिर जब दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ वो डिस्पर्स हो जाता है, और फिर वहाँ जाके वो न्यू प्लांट में अगर सूटेबल कंडीशन मिला तो डेवलप कर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मानो आपने कोई फल खाया और उसको खा के फेंका, मानो आम आप खा रहे हो, आम खाया फिर गुठली आपने फेंक दिया, फिर उधर से कोई एनिमल आया उसको लेके गया कहीं और जाके उसको फेंक दिया खा के, तो वहाँ पे अगर उसको सूटेबल कंडीशन मिला तो फिर वो ग्रो कर जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। कई बार ऐसा होता है, सपोज़ करो बड़े से ट्रक में बहुत सारा फ्रूट्स जा रहा है और गलती से एक फ्रूट गिर गया, फट गया, तो जो फटा तो बीज जिधर जिधर गिरा उसमें कुछ बीज जो रोड पे गिरा उसको तो सिचुएशन मिलेगा नहीं, कंडीशन मिलेगा नहीं, तो वो ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जिस बीज को प्रॉपर कंडीशन मिलेगा वो फिर ग्रो कर जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू डिस्पर्जल ऑफ सीड होता है, जिस एजेंट्स के थ्रू सीड का डिस्पर्जल होता है। तो ये भी एक मेथड था। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रॉप फार्मिंग। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रॉप फार्मिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि प्लांट नेचुरली कैसे ग्रो करते हैं और हम मैन मेड मेथड्स के थ्रू कैसे ग्रो कराते हैं। बट यहाँ पे है कि ऐसा प्रैक्टिस जिसमें कि हम प्लांट को लार्ज, पहले तो एग्रीकल्चर क्या होता है वो जान लें। जब हम प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। और अगर ये फार्मर के सुपरविजन में होता है और उसको फिर जो प्लांट ग्रो किया उसको फिर हम बेचते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए लगाते हैं, वैसे को हम क्रॉप फार्मिंग कहते हैं। और ये जो क्रॉप ग्रो करने के प्रोसेस होते हैं इसको हम कल्टीवेशन कहते हैं। और एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक ही टाइप के वेराइटीज़ प्लांट की अगर हम लार्ज स्केल पे लगाएं, जैसे एक ज़मीन है उसमें सिर्फ गेहूँ है तो गेहूँ के ही पौधे लगे हुए हैं, एक काइंड ऑफ पौधा जो है अगर लगा हुआ है एक सेम पीस ऑफ लैंड पे तो उसको हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। और सीज़न के हिसाब से, क्योंकि हर जो फसल है उसको अलग अलग टाइप का सीज़न चाहिए, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट चाहिए, अलग क्लाइमेट अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो कुछ सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो क्रॉप्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रबी क्रॉप और एक होता है खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो रबी क्रॉप ऐसा क्रॉप है जो कि विंटर सीज़न में ग्रो किया जाता है, विंटर सीज़न में लगाया जाता है। और खरीफ क्रॉप ऐसा क्रॉप है जो कि समर सीज़न में ग्रो किया जाता है। रबी क्रॉप को नवंबर में ग्रो करते हैं, नवंबर से अप्रैल के बीच में। इसका एग्जाम्पल है बार्ली, मस्टर्ड, वीट, ग्राम, ठीक है। और क्रॉप जो ऐसा क्रॉप जो कि गर्मी में लगाते हैं, खरीफ क्रॉप, वो हम जून से अक्टूबर के बीच में लगाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है राइस, मेज़, कॉटन, ज्वार, बाजरा, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप भी होते हैं जो कि रबी सीज़न में ग्रो करते हैं, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीज, बीन्स, पोटैटोज़, ये सारे सब विंटर में ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे वेजिटेबल जैसे ओखरा मीन्स भिंडी कहते हैं जिसको लेडी फिंगर, ब्रिंजल, गॉर्ड, ये सारे जो हैं वो समर में ग्रो करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि फलों का बागीचा होता है, मीन्स कि ऐसा जगह जहाँ पे खूब सारा प्लांटेशन लगा और सभी में फल के पेड़ लगे हैं, उनको हम ऑर्चर्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिया हुआ है कि किस टाइप के क्रॉप को कैसे मिट्टी चाहिए होती है। जैसे राइस जो है वो क्लेई सॉइल में बेस्ट ग्रो करता है, कीचड़ वाली मिट्टी होती है। जूट जो है वो भी क्लेई सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है। वीट को सैंडी सॉइल चाहिए होती है, बालुई मिट्टी। ज्वार, बाजरा को भी सैंडी सॉइल चाहिए होता है। कोकोनट के पेड़ भी सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। कॉटन का जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ कुछ अलग अलग टाइप्स के थे। और कहाँ राइस वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश इधर उपजाया जाता है। जूट जो है वो वेस्ट बंगाल के तरफ और भी बहुत जगह हैं जहाँ उपजाए जाते हैं। वीट जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब इस तरफ उगाए जाते हैं ज़्यादा। ज्वार, बाजरा जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह। कोकोनट जो है कोस्टल एरिया, समुद्र तटीय जो भी एरिया है वहाँ पे। कॉटन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसी तरीके से टी जो है, चाय, तो टी जो है वो मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करता है और हिली एरियाज़ में ये हमेशा ग्रो करता है, पहाड़ी इलाकों में।
और जैसे कि असम, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये सब। मेज़ को ग्रो करने के लिए ड्राई सॉइल चाहिए होता है, और कहाँ ये जनरली हिल्स या प्लेन्स वाले एरिया में ग्रो करता है, स्पेशली जैसे एग्जांपल के तौर पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। फार्मर जो हैं वो क्या करते हैं, कि कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे स्टेज जिसके थ्रू क्रॉप फार्मिंग होती है, यानी हम प्लांट क्रॉप लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम फार्मर या जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर अगर आपको क्रॉप लगाना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जो फील्ड है उसको प्लग करेंगे, कोड़ेंगे, यानी कि सॉइल को लूज़ करेंगे, तोड़ेंगे। टाइट रहेगा तो कैसे लगा पाओगे, तो लूज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड कि उसमें आप मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करो, मीन्स खाद ऐड करो, ठीक है। वो सॉइल को प्रिपेयर कर लिया आपने। उसके बाद आप उसमें हेल्दी सीड्स डालो, वो सीड्स जो आपको बोने हैं, ठीक है, वो प्लांट्स के सीड्स जो आपको बोने हैं। फिर उसमें सिंचाई करो, मीन्स इरिगेशन करो, पानी डालो। उसके बाद उसमें कीड़े ना लग जाएं, इसलिए कीड़े से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करो। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड वो केमिकल होता है जिसके थ्रू हम पेस्ट को मारते हैं। पेस्ट वो कीड़े होते हैं जो कि हमारे फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इंसेक्टिसाइड भी वो केमिकल है जिसके थ्रू हम इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय यानी किल करते हैं। तो ये सब का स्प्रे करके, छिड़काव करके हम अपने फसल को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब सही सिचुएशन, सही कंडीशन आ जाता है, मतलब हमारा फसल तैयार हो जाता है, तब फिर हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। लेकिन उससे पहले देखा होगा आपने, किसान जो है वो फेंस, बाड़ा बनाते हैं चारों तरफ, ताकि दूसरा जानवर इंटर ना कर पाए उसमें, उसके खेत में चारों तरफ से घेर देते हैं फेंस बना के। फिर उसमें स्केयर क्रो भी लगा देते हैं, मतलब चिड़िया भगाने वाला एक पुतला बना के, कपड़े पहना के, ताकि चिड़िया डर के भाग जाए। फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़कते रहते हैं, और जब आपका फसल पूरी तरीके से पक जाएगा तो क्या करना है, फिर उसको काट लेंगे। जब हम फसल को कट करते हैं, मीन्स जब हम क्रॉप को कट करते हैं, तो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। फिर हार्वेस्टिंग करके, थ्रेशिंग करके, जो हमारे पास फसल आया उसको चूहे वगैरह से, रोडेंट्स वगैरह से बचा के, फिर बोरी में पैक करके, स्टैक में पैक करके, और फिर मार्केट में सेल कर देते हैं, या खाना होता है तो खा लेते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसके थ्रू फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप उगाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लगिंग करेंगे फॉर लूजिंग द सॉइल। सेकेंड स्टेप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मीन्स खाद, ताकि न्यूट्रिशन मिल सके सॉइल को। देन थर्ड, सोक द सीड्स, मीन्स सोइंग ऑफ सीड्स, तो बीज बो रहे हैं। उसके बाद इरिगेट द सॉइल, ताकि पानी मिले मिट्टी को, तो फिर ज़्यादा अच्छा वो ग्रो करेगा क्रॉप। उसके बाद पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स छिड़केंगे, फिर फेंस लगाएंगे, फिर स्केयर क्रो लगाएंगे, फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, एंड देन स्टोरेज करके फिर खाएंगे। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।